आधी रात का वक्त। बस से उतरने के बाद आसपास मैंने देखा तो पाया कि कोई भी घर नहीं था। घर तो छोड़िए, एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। सामने दो बड़े बड़े खेत और उसी के बीच में से एक पतली सी कच्ची सड़क, वहीं से मुझे जाना था। एक तो आधी रात, ऊपर से खराब मौसम, बहुत ज़ोरों से हवाएं चल रही है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उड़ा के खेत में ना फेंक दे। बीच बीच में बारिश भी हो रही थी। अब ऐसी रात में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चारों तरफ का माहौल कैसा हो सकता है। देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने चारों तरफ काली पोत के रख दी हो। हाँ, आपने सही सुना, बिजली। बस यही एक सहारा था मेरा, इसी के भरोसे आगे बढ़ रहा था। अब आप लोगों को लगेगा कि शायद मेरा दिमाग खराब है, या फिर शायद आप लोगों को मुझ पर दया भी आएगी कि बेचारा फंस गया है। लेकिन सच बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ अपने दोस्त दीपेश के घर में आया हूँ। वो यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में काम करता है। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर। बस अपनी नाक को सीधी रखो और चलते रहो, कोई अंधा इंसान भी पहुँच जाएगा। इतना आसान है। उसने मुझसे कहा था कि शाम को बस से उतरने के बाद ही मेरे लिए पालकी तैयार रहेगी, मुझे बैठना है और बस। लेकिन ये बस, इस बस ने मेरी गंदी वाली ले ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक ही था। बस ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, तभी कंडक्टर ने बस से पहले उतरा। फिर उसके बाद इंजन के सामने जाकर ऐसे प्रणाम किया जैसे कि वो मन ही मन में कह रहा है कि हे प्रभु, इस खराब मौसम में कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा, कृपया करके ये यात्रा हमें पार करवा दीजिए। और पता है, बस ने उनकी प्रार्थना सुनी भी थी। बहुत बढ़िया चल रही थी, एकदम मस्त तेज़ी से। लेकिन कुओदर नाम के एक गांव के पास आते ही पता नहीं कौन से शैतान ने उसके सर पर बैठ गया। बस रुकी तो रुकी, और ड्राइवर ने काफ़ी मशक्क़त की। कभी एक इंजन को खोलते हैं, फिर दूसरा, या फिर कभी बस के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे कई बार करतब करने के बावजूद बस 1 इंच भी नहीं हिली। फिर थक हार के उन्होंने कहा कि भाई लोग चलो, अभी धक्का देना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर 25 लोग थे। सब लोगों ने मिलकर धक्का लगाया तो गाड़ी भी चलने लगी धीरे धीरे। जैसे ही धक्का बंद तो गाड़ी बंद। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी ने बहुत भयंकर नशा करके रखा है और हम सब लोग मिलकर उसे घर पे ले जा रहे हैं। ये हरकत देखकर सारे के सारे पैसेंजर्स चीखने लगे और पूछने लगे कि ये सब क्या चल रहा है। अगर धक्का देकर ही हमें ले जाना पड़ेगा तो फिर भाड़ा क्यों लिया। फिर ड्राइवर ने कहा, ठीक है, आप सबके सब बैठ जाइए। अगर आप लोगों के बैठने से गाड़ी चल पड़ती है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने कहा, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी भी क्यों, गाड़ी चले तो इंजन ले जाएगा गाड़ी को, और अगर हम धक्का दे तो हम ही तो ले जाएंगे। तुम तो सिर्फ बाबू की तरह सीट पर बैठे रहोगे, कुछ तो करोगे नहीं। ड्राइवर ने और कुछ जवाब नहीं दिया और एक बीड़ी जला ली। किसी भी तरह हम लोगों ने धक्का दिया और काफ़ी मिन्नती मांगी। फिर उसके बाद शायद इंजन को हम पर दया आई और फिर से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद और फिर रुक गई, और उसके बाद फिर से मशक्क़त। इस तरह से धक्का बुक्की करते हुए जिस गाड़ी को शाम को पहुंचना था उसने लगा दी रात 12 बजे। और मुझे उतारने के बाद ही जल्द से जल्द ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। फिर से अगर गाड़ी रुक जाए तो, पता है,
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उतरने का समय भी नहीं देंगे। बस के जाने के बाद ही चारों तरफ घना अंधेरा और साथ में शुरू हुई बारिश और ऊपर से कच्ची सड़क, मतलब कीचड़ से भरा हुआ सड़क। एक के बाद एक मुसीबत, चारों तरफ से चल रही थी भयानक हवा, और उसी हवा में मेरे छतरी के अंदर पतली पतली जितनी भी रॉड्स थी सब के सब टूट गई और मेरी छतरी पतंग की तरह हवा में उड़ने लगी। अब और क्या, उस वक्त चलना बंद, दौड़ना शुरू। दौड़ा जा रहा था, बस किसी भी तरह सर छिपाने के लिए एक जगह मिल जाए। दौड़ते दौड़ते मैं एक नदी के पास पहुंचा। दीपेश ने कहा तो था इस नदी के बारे में, मतलब मैं सही रास्ते में हूँ। और नहीं होता, पूरा शरीर भीग चुका है मेरा, ठंड से पूरा कांप रहा था और मेरे पैर और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस बात का डर लग रहा था कि यहीं पर बेहोश होकर गिर ना जाऊं। तभी बिजली कड़क उठी। मैंने देखा पुल के उस तरफ एक पेड़ और उसी पेड़ के पास सफ़ेद रंग का एक कंक्रीट का मकान। बिजली की रोशनी से वो घर भी चमक उठी थी। मैंने दौड़ लगाई। मुझे खाना भी नहीं चाहिए, सोने की जगह भी नहीं चाहिए तो चलेगा, बस किसी तरह से ये रात गुजार लूं। दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देते ही दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा मेरे सामने खड़ी थी एक नौजवान औरत और उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी। उसी वक्त फिर से बिजली चमकी और मैंने देखा कि औरत रो रही थी। उसकी दोनों आंखें लाल थी, आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं कौन सी दुख में वो रो रही थी। और ये बुजुर्ग आदमी वह कौन है उसका पता नहीं। लगता है वो बुजुर्ग आदमी ने मेरी मन की बात पढ़ ली और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी बहू है, अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, पूरे भीग चुके हो, आओ अंदर आओ। अपने साथ सूखे कपड़े तो है ना बच्चा? मैंने अपना बैग दिखाया और इशारों में कहा कि हाँ सब कुछ है। फिर उन्होंने अपने बहू को कहा कि मेरे लिए तकिए के ऊपर एक चादर रखने के लिए। उस बुजुर्ग आदमी की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी कि मैं अपने सारे कष्ट भूल गया। दिखने में भी वो किसी ऋषि की तरह लग रहे थे। उस औरत के घर से जाते ही मैंने झटपट अपने कपड़े बदल लिए और उसके बाद उस औरत ने अच्छी तरह से मेरा बिस्तर तैयार कर दिया। जैसे ससुर वैसे ही उसकी बहू। कितने अच्छे लोग हैं ये, लेकिन काफ़ी गरीब लग रहे हैं। बिस्तर में जो कपड़ा बिछाया जा रहा था वो काफ़ी बुरी हालत में था और साथ में वो पलंग भी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग ऐसे कपड़े से अपने पैर भी नहीं साफ करते। इतनी ख़राब हालत थी उस कपड़े की। वो औरत जब घर से जा रही थी तब मैंने कहा कि मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोनीरामपुर नाम के एक जगह पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तभी अच्छी तरह से हमने खा लिया था। वो औरत बड़े बड़े आँखों से मेरी तरफ देखी और फिर चुपचाप घर से निकल गई। लगता है उस बुज़ुर्ग आदमी को बात करना बहुत अच्छा लगता था। पलंग के एक तरफ बैठकर मेरे साथ गप्पे शुरू कर दिए उन्होंने। सच में कुछ नहीं खाओगे बच्चा? शर्माओ मत, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए कह रहा हूँ। इतनी खराब मौसम है, सोच रहा था कि क्या खाने के लिए दूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी है पता है, तुम अगर मना ना करते तो शायद अब तक खाना बनाना शुरू भी कर चुकी होती। तभी मैंने अपने मन की बात कह दी।
मैंने उनसे पूछा कि वो औरत रो क्यों रही थी। ज़ोर से उन्होंने अपनी गहरी सांस ली और फिर कहा, ये बहुत ही दुख की बात है बेटा। संसार में थोड़ी सी अशांति हो गई और हम दोनों को ही घर से निकाल दिया। पहले तो मेरी बहू को और उसके बाद मुझे। उसके बाद से हम दोनों इसी छोटे से घर में रह रहे हैं। सुना है कि मेरा बेटा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मेरी बहू बहुत नरम दिल की है। जब भी उसे ये बात पता चली तब संभाल नहीं सकी अपने आप को। ये बात सुनने के बाद मैं पत्थर की तरह स्थिर हो गया। वो बुजुर्ग आदमी और भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर कोई कैसे किसी और के साथ शादी कर सकता है। एक बार अगर मुझे ये पाखंडी मिल गया ना, तो फिर उसको ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। चाहे उसके लिए मुझे जेल भी क्यों ना हो जाए, फांसी भी क्यों ना हो जाए। बात खत्म हो जाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जाओ बेटा, अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। हम लोग अगले कमरे में ही हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। जब मैं सोने जा रहा था तब भी बाहर बहुत बारिश चल रही थी। काफी थका हुआ था, इसीलिए सोते ही गहरी नींद में चला गया। जब मैं उठा तब देखा आसमान में सूरज चमक रही थी। रात खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ का मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका था। चले जाने से पहले उस बुजुर्ग आदमी को 2-3 बातें बताने ही जा रहा था कि तभी मुझे ख्याल आया, अरे ये क्या, ये मैं कहाँ हूं? मैंने देखा कि मेरे घर से पास ही एक शमशान घाट और वहां पर टूटा हुआ कलश और साथ में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि शमशान घाट में होती है। और मैं जिस कमरे में सो रहा था और वो घर शमशान यात्रियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर दीवार में साफ लिखा हुआ है। रात का वक्त तो नजर में नहीं आया था। नवीन चंद्र मालाकार नाम के एक आदमी ने इस घर को बनाकर दिया था लोगों को। और वो दोनों कहाँ गए? कुछ देर बाद बीडी ऑफिस में जाके पहुंचा। थोड़ी सी दूर में मेरे दोस्त दीपेश का घर। दीपेश मेरा स्कूल का दोस्त है। बहुत साल पहले शियालदह स्टेशन में उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। अपने शादी के लिए मार्केटिंग करने निकला था। तभी मेरा हाथ पकड़कर बार बार मुझसे आने के लिए कहा था। अब मैंने भी हामी भर दी। उसी वादे को रखने के लिए आज मेरी ये हालत हो गई। मुझे देखते ही दीपेश खुशी से चीख उठा और उसने कहा उसकी शादी कल ही है। उसके काफ़ी सारे रिश्तेदार आ चुके थे। तब उसने एक कप चाय के लिए कहा और मुझे लगभग खींचते खींचते अंदर लेके गया। घर के अंदर जाते ही मैं चौंक उठा। अरे मेरे सामने दीवार में वही औरत की तस्वीर और उसके उल्टी तरफ वही बुजुर्ग आदमी। अरे ये तो वही दोनों हैं जिन लोगों को मैंने कल रात देखा था। मैंने तभी दीपेश से पूछा कि कौन है ये दोनों? मेरे दोस्त ने कहा कि ये मेरी पत्नी नीरा है और ये मेरे पिताजी। ये कहते ही उसकी आंख पानी से भर उठी। उसने कहा कि यहाँ पर आने के कुछ ही दिन के अंदर ही उन दोनों को कलेरा हो गया
और संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह पत्नी चली गई और रात को मेरे पिताजी मेरे पत्नी को बिल्कुल अपनी छोटी बेटी की तरह देखते थे। बहुत प्यार करते थे उससे। इसी वजह से मेरे पत्नी की जाते ही मेरे पिताजी ने भी और देर नहीं की।